इस गिट के अंदर क्या होती है वो है रिपोजिटरी। तो गिट की रिपोजिटरी क्या है, तो अगर एक फोल्डर आप बनाते हो जिसके अंदर आप सारी की सारी चीज़ें रख रहे हो कोई भी एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो हम उसको बोल सकते हैं रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी टेक्निकली देखने जाओ तो एक फोल्डर है जिसको हम गिट के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर। बट हाँ, उसको जब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। मोस्ट कॉमन तरीका है, हम क्या करेंगे, मेरे को फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बनाना है। वो प्रोजेक्ट, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सोशल मीडिया ऐप का, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसी सेम टू सेम मुझे मेरी ऐप बनानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर के अंदर मैं सारे का सारा कोड एक जगह पे रखूँगा। मैं उसके अंदर रिक्वायरमेंट भी ला के रखूँगा, उसके मेरे लोगोस, कितनी फाइल बनेंगी, वो सब चीज़ें भी मैं किस में रखूँगा, एक रिपोजिटरी में रखूँगा या तो एक फ़ोल्डर में रखूँगा। तो ये जो हमारा फोल्डर होगा ना, उसको मैं फिर ट्रैक करूँगा गिट के थ्रू। उससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि 5 दिन पहले मैंने कितनी चेंजेस करे थे, 5 दिन बाद उसके अंदर क्या नवा डेवलपमेंट हुआ है, और फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम, वो मैं उसको ईजिली ट्रैक कर पाऊँगा। तो रिपोजिटरी क्या है, एक फ़ोल्डर है, ज़्यादातर एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। पर हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की, तो आप जानते हो अमेज़ॉन का सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट नहीं है, उसकी मोबाइल ऐप भी है। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि मोबाइल ऐप के लिए रिपोजिटरी और वेबसाइट के लिए रिपोजिटरी एक ही रखें, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, जब एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो भी हम उसको अलग अलग रिपोजिटरी में डिवाइड कर देंगे। तो मोबाइल के लिए जो है अमेज़ॉन मोबाइल, उसके लिए हम अलग रिपोजिटरी बनाएंगे। अमेज़ॉन का जो हमारा वेब एडिशन है उसके लिए हम एक अलग रिपोजिटरी बनाएंगे। और भी अभी तो फीचर्स अमेज़ॉन ने ऐड करे, जैसे कि यूपीआई के लिए अमेज़ॉन ने बनाया अमेज़ॉन पे, तो उसके लिए उसकी रिपोजिटरी अलग रखेंगे। और फिर अगर अमेज़ॉन प्राइम है वीडियोस के लिए, तो उसकी रिपोजिटरी भी अलग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो मैं एक ही प्रोजेक्ट के अलग अलग रिपोजिटरीज भी बना सकता हूँ। और अगर मेरा प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो क्या होगा, अगर आपके पास एक जैसे आइडिया वाले 5 या 6 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही रिपोजिटरी बनाओ, उसके अंदर सारे के सारे प्रोजेक्ट डाल दो। इन शॉर्ट, आपकी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा होना चाहिए रिपोजिटरी के अंदर, ना फाइल्स इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप उसको मैनेज ना कर पाओ, ना फाइल्स इतनी कम होनी चाहिए कि आपके फाइल से ज़्यादा मैनेज में मेहनत लग रही हो। तो ऐसी तरीके से आपको रिपोजिटरी बनानी चाहिए। ओके, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है उसके लिए ही रिपोजिटरी बनाते हैं। तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेंगे, ये सोशल मीडिया ऐप का, जैसा मैंने आपको बोला, बिल्कुल फेसबुक जैसी बनाएंगे हम। ठीक है, तो अब रिपोजिटरी के बाद गिट की दूसरा फीचर है वो है ब्रांचेस। तो गिट के अंदर ब्रांचेस क्या होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको अभी दिखेगा यहाँ पे गूगल क्रोम, इसमें मैंने खोल के रखा है जीमेल। तो आज के टाइम पे जीमेल आपको ऐसा दिखता है। ओके, पर अगर आप पुराने टाइम पे जीमेल देखते तो वो कुछ ऐसा दिखता होता है। ओके, थोड़ा ओल्ड वर्जन है जीमेल का। अब दोनों में आपको खास बहुत अच्छा फ़र्क दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ये क्यों हुआ, तो धीमे धीमे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, या तो फिर जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता गया, वैसे वैसे लोगों को पता चला कि थीम इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, इसमें से चेंज करके उन्होंने कुछ ये बनाया। ओके, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग भी कभी भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद उसके अंदर कुछ चेंज होता रहेगा। ओके, तो अब हम लोग वापस से ब्रांचेस पे आते हैं। तो गिट ब्रांचेस क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तब हम लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। तो ब्रांचेस क्या है, अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो, ठीक है, और आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके चेंज करना चाहते हो, जैसे कि थीम चेंज करने वाला एक अलग बंदा रखा है, आप चाहते हो कि थीम की सारी कोडिंग एक जगह पे हो, तो आप उसके लिए गिट की ब्रांच बना सकते हो। तो ब्रांच बनाने से क्या फ़ायदा होता है, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक फीचर पे वर्क कर रहे हो, या तो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम कर रहे हो, पूरे के पूरा प्रोजेक्ट के अलग पार्ट पे, तो हम ज़्यादातर उसकी ब्रांच बना देंगे और फिर उस ब्रांच पे काम करेंगे। तो ब्रांच कुछ नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की है ना, हम क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम कॉपी बना देंगे। कॉपी होगी, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं हो, गिट ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ब्रांच के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो उस स्पेसिफिक पोर्शन के अलावा हम बाकी कोई कोड को छुएंगे नहीं। ओके, तो अगर हम कोई ब्रांच में चेंज कर रहे हैं, मतलब हमारा कोड सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांच के अंदर चेंज होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, अगर मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक कोड के 2 अलग अलग वर्जन चाहिए, तो मैं 2 अलग अलग वर्जन पे साथ में काम कर सकता हूँ। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो
अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूँ तो अमेज़ॉन की वेबसाइट और अभी के टाइम पे मोबाइल पे भी अमेज़ॉन का शॉपिंग चलता है। ओके, तो क्या हो सकता है, जब स्टार्टिंग में जब अमेज़ॉन बना था तब सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट थी। ओके, तो हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच थी वेबसाइट करके। फिर जैसे जैसे अमेज़ॉन ने के अंदर चेंजेस आते गए, उसने फिर क्या करा, अमेज़ॉन मोबाइल निकाला, फिर अमेज़ॉन प्राइम निकाला। तो क्या होगा, हमारा जो अमेज़ॉन वेबसाइट की सिंगल ब्रांच चल रही थी ना, उसमें से एक अलग ब्रांच अलग होगी जिसका नाम होगा मोबाइल। तो अमेज़ॉन मोबाइल के अंदर भी अमेज़ॉन का पूरा कोड अवेलेबल है। फिर क्या किया उन्होंने, चेंज करा। क्या चेंज किया, तो वो जो हमारा कोड था जो हमारे वेबसाइट में था उसको खाली क्या कर दिया, मोबाइल पे लाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर मेरा कोई कोड है जो चल रहा है, अब अचानक से मुझे ऐसा होता है कि उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, तो कोई एक स्पेसिफिक फीचर पे वर्क करना है, जैसे कि मोबाइल वाला हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग ब्रांच में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे वापस से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था मैं एक बना रहा हूँ ऐप सोशल मीडिया जैसे, सेम टू सेम फेसबुक जैसी। तो उसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा, मुझे क्या करवाना है, बंदे से लॉगिन करवाना है, फिर उसको उसकी प्रोफाइल दिखानी है, फिर उसको उसके फ्रेंड्स दिखाने हैं, और लास्ट चीज़ है, अगर कोई भी बंदा कुछ पोस्ट कर रहा है तो वो पोस्ट सामने दिखनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं वॉल। तो ये टोटल 4 पार्ट्स है। तो मैं क्या करूँगा, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको मैं इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। तो ये डिवाइड करने से क्या होगा, अब हर एक जो पार्ट है मेरा उसको मैं अलग ब्रांच को असाइन कर दूँगा। इससे क्या होगा, अगर मुझे कोई भी चेंज करने होंगे, अगर मुझे लॉगिन पेज में चेंज करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ लॉगिन वाली ब्रांच में जाके ही चेंज करूँगा। तो इससे फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपने 4 अलग अलग ब्रांचेस बना दी है तो आप क्या कर सकते हो, वो चारों 4 ब्रांच के ऊपर अलग अलग पर्सन को बिठा सकते हो। फिर क्या करना है आपको, जब चारों 4 लोगों का या तो किसी का भी कंप्लीट हो जाता है उनका काम, फिर आपको वो जो ब्रांचेस है उनको क्या कर देना है, मर्ज। तो ये भी गिट का फीचर है, आप कोई भी ब्रांच को सेपरेट कर सकते हो, कोई भी ब्रांच को मर्ज कर सकते हो, और मर्ज करते ही आपके 2 अलग अलग कोड मिक्स होके एक पूरी एक प्रॉपर रिपोजिटरी बन जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, एक बंदा है जो लॉगिन पेज पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा है जो प्रोफाइल पेज पे काम कर रहा है, तीसरा बंदा है जो वॉल पे काम कर रहा है। तो ऐसे आप अलग अलग चीज़ पे काम कर सकते हो, और आपका काम, एक चीज़ का काम दूसरे उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो लॉगिन वाले को उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा कि वॉल वाले ने अपना काम ठीक से करा है कि नहीं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब आप एक संग लोगों को बहुत सारे बिठा के काम करते हो, तो सामने वाला अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, ऐसा सोच के भी काफ़ी लोग नहीं करते। तो वो सब भी इसके अंदर नहीं हो पाता है। आप अपना काम अच्छे से करोगे तो आपके ब्रांच के ऊपर ही अलग इफेक्ट पड़ेगा। पर अब ऐसा भी है कि आप एक ब्रांच के ऊपर मल्टीपल लोग भी काम करते हैं। ओके, तो अब आपको पहले तो ये ब्रांच का टॉपिक समझ आ गया होगा, राइट। तो अब ब्रांच के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं कोई कोड में चेंज कर रहा हूँ तो उसको हम गिट के अंदर बोलते हैं कमिट। ओके, अब कमिट के बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में जाने, उससे पहले हम कुछ कॉमन ब्रांचेस देख लेते हैं। तो अगर आप गिट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको कुछ कॉमन ब्रांच देखने मिलेगी, जो है पहली मास्टर, ओके, और मेन। तो गिट का एक बहुत कॉमन ऐप है जिसका नाम है गिटहब, ओपन सोर्स ही है, आप उसके ऊपर रिपोजिटरी रख सकते हो। तो गिटहब के अंदर ज़्यादातर जो मेन ब्रांच होती है उसका नाम होता है मेन या तो मास्टर ब्रांच। वो सबसे डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है, मतलब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से ही हमारे पास अवेलेबल होती है, या इसलिए हम उसको बोल सकते हैं डिफ़ॉल्ट ब्रांच। तो जो हमारे डिफ़ॉल्ट ब्रांच होते हैं गिट में, उसका या तो नाम होता है मेन या तो होता है मास्टर। अब आप अगर देखोगे कभी भी गिट के अंदर कोई भी नवा प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, रिपोजिटरी बनाते हो, तो आपको यही ब्रांच देखने मिलेगी। ओके, उसके बाद दूसरी, अगर आप ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, गिट के अंदर कोड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट होगा प्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होगा टेस्टिंग, और तीसरा पार्ट होगा डेवलपमेंट। तो इससे क्या होता है, आपका जो भी पूरा कोड है वो टोटल 3 पार्ट में अलग अलग रहेगा। मतलब कौन सा ऐसा कोड है जो टेस्टिंग में चल रहा है, कौन सा ऐसा कोड है जो डेवलपमेंट में चल रहा है, और कौन सा ऐसा कोड है जो आपका डिप्लॉयमेंट में चल रहा है, जिसको हम बोलेंगे मास्टर ब्रांच या तो मेन ब्रांच। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो वो कभी भी चेंज होगा, वो कहाँ पे होगा, डेवलपर ब्रांच में, राइट। तो आप डेवलपर ब्रांच में चेंज कर सकते हो, और जो सामने वाला टेस्टर के पास कोड है उसमें कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। और सेम चीज़ हमारे प्रोडक्शन साइड भी रहेगी, प्रोडक्शन में भी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। हाँ, जब आप जैसे मर्ज करोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डेवलपर ब्रांच को मर्ज करोगे टेस्टिंग ब्रांच के साथ। ये काम किसका होगा, डेवलपर का होगा। तो अगर आप उसको टेस्टिंग ब्रांच के संग ज्वाइन करोगे, फिर टेस्टर अपना टेस्टिंग कर सकता है उस टेस्टिंग ब्रांच के ऊपर। जैसे ही अगर टेस्टिंग ब्रांच के ऊपर का जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाता है,
उसके बाद टेस्टर क्या कर सकता है, उस चीज़ को प्रोडक्शन के संग मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ब्रांच को स्प्लिट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं और कॉमन ब्रांचेस का यूज़ भी करते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। हमारे ब्रांच अलग अलग करने से फ़ायदा ये होता है कि एक ही कोड है, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग कोड नहीं रखना है। अगर कभी टेस्टर को भी देखना हो कि कोई बंदा है या तो कोई हमारा डेवलपर है वो कौन सी चीज़ पे वर्क कर रहा है, तो उसको खाली क्या करने की ज़रूरत है, खाली उसको स्विच करने की ज़रूरत है ब्रांच। तो आपका पूरा के पूरा कोड, चाहे फिर वो टेस्टिंग में कौन सा कोड हो, डेवलपिंग में कौन सा कोड और प्रोडक्शन में कौन सा कोड है, सबके लिए आपको अलग अलग फाइल और फोल्डर नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा बनाओगे तो क्या होगा, आपका एक ही कोड है, टेस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, डेवलपमेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा और प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो फिर आपका सेम कोड के आप 3 अलग अलग वर्जन मैनेज कर रहे होगे एक ही टाइम पे। तो आपको ये ना करना हो तो आप ऐसे ब्रांचेस बना सकते हो, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। और एक और तरीका है, ज़्यादातर कंपनीज ऐसा यूज़ करती है कि हर एक फीचर के लिए वो अलग अलग ब्रांच बनाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर मैं सोशल मीडिया की ऐप बना रहा हूँ फेसबुक जैसे, तो मुझे लॉगिन के लिए एक अलग ब्रांच बनानी पड़ेगी, और फिर अगर मुझे कोई भी वॉल बनानी है तो उसके लिए अलग ब्रांच, प्रोफाइल के लिए अलग ब्रांच। तो इस तरीके से मैं हर एक फीचर के लिए अलग ब्रांच बना सकता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के। तो ये हो गई ब्रांचेस। अब वापस से आते हैं हम कमिट के ऊपर। तो गिट के अंदर कमिट्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक ब्रांच है मेरी, उसके अंदर मैं कोई भी चेंज कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, वो जो चेंज है मेरा उसको सेव करूँगा। इससे फ़ायदा क्या होता है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कोड लिखा है, मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ। अब क्या हुआ, मैंने कुछ समय बाद उस प्रोग्राम को चेंज करा, तो अब क्या होगा, कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा पुराना कोड था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब अभी वाले कोड से ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था, या तो कभी गलती से डिलीट हो गया मेरा कोड। तो ऐसे कोई केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे प्रीवियस कोड चाहिए, राइट। तो ऐसे टाइम पे हम लोग गिट की कमिट्स का यूज़ करते हैं। तो गिट कमिट्स क्या होता है, तो आपका जो कोड है आपने कुछ चेंज करा है, तो आपको गिट एक ऑफ़र देता है, हमेशा आपको सेव करना हो चेंजेस, तो आपको उसके अंदर एक कमिट आईडी और एक मैसेज लिखना पड़ेगा। आईडी ऑटोमेटिकली गिट जनरेट कर देता है, पर मैसेज आपको लिखना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो वो चेंज के लिए आपका मैसेज जो लिखा होगा उसके संग उसको सेव करेगा। तो अगर आपको कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि मेरा पुराना कोड मुझे देखना है, तो अगर आपको पता है कि आपने कौन सा मैसेज लिखा है, तो उस हिसाब से आप प्रीवियस कोड में जाके आपका पुराना कोड देख सकते हो। तो हर ब्रांच के अंदर आप कमिट कर सकते हो, और कमिट्स के संग क्या होता है, आप मर्ज होती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ब्रांच पे 2 अलग अलग लोग एक ही टाइम पे कमिट करें। तो इसमें क्या करता है गिट है ना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ऑटो मर्ज का। अब ऑटो मर्ज का मतलब, अगर 2 जने हैं अलग अलग फाइल पे काम कर रहे हैं तो इजीली मर्ज हो जाएगा, राइट। पर अगर 2 जने सेम फाइल पे काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ होता है जिसे हम बोलते हैं गिट कन्फ्लिक्ट। तो वो हम जब आएगा टॉपिक तब हम उसको देखेंगे। इन शॉर्ट अभी के लिए हमें इतना जानना है कि गिट कमिट क्या होता है। तो अगर मैं कभी भी मेरे कोड को कमिट करता हूँ तो कमिट करते समय मेरा जो कोड है उसका एक स्नैपशॉट पड़ जाता है। और स्नैपशॉट यानी क्या, अगर आपको कभी भी फ्यूचर में से ये वाला कोड देखना है, या तो आपको ये जानना है कि मैंने कोड के अंदर कितने चेंजेस करे, या तो कभी भी आपको रिवर्ट बैक करना हो, तो आप ये अपनी कमिट के ऊपर वापस से आके कर सकते हो। तो गिट के कमिट फीचर के थ्रू हम लोग हर ब्रांच के अंदर अलग अलग कमिट करते हैं। तो कमिट के संग हमेशा कमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसा मैंने बोला था। तो आपको कभी भी कोई कमेंट लिखना हो तो गिट हमें टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ गिट बैश, ओके। अब गिट बैश में आपको मोस्ट कॉमन जो हमारा एडिटर होता है वो है नोटपैड। तो नोटपैड में तो हम इजीली सेव कर भी सकते हैं फाइल, पर कभी कभी क्या होगा, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके सामने ऐसा नैनो एडिटर खुल जाएगा। अब ये नैनो एडिटर में आप देख सकते हो थोड़ा डिफरेंट है मेथड। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कुछ भी, और उसको आपको एग्जिट करना हो तो आपके पास कमांड है Ctrl+X। और एक दूसरा एडिटर भी अवेलेबल है हमारे पास जिसका नाम है विम। तो अगर आप कभी विम एडिटर ओपन कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम Ctrl+X करके Alt F4 करके बंद नहीं कर सकते। और अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो आपके सामने ऐसी ब्लैंक स्क्रीन खुलेगी, ओके। तो आपको अगर इधर से बाहर निकलना है तो आपको अपना मैसेज लिख देना है, और मैसेज लिखने के बाद ESC:WQ करना है, ओके। तो इस तरीके से आप गिट का कमिट स्टोर कर सकते हो।
जब हम कमिट करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर तब आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। और अगर आपको उसको स्टोर करे बिना बंद करना हो तो कॉलन करके आप क्यू कर सकते हो। अब इसमें W का मतलब होता है राइट और Q का मतलब होता है क्विट। तो मुझे राइट करके क्विट करना है तो W, अगर मुझे खाली क्विट करना है तो खाली कॉलन Q। ऐसा करने से मैं सीधा विम के बाहर निकल सकता हूँ। ओके, अब टेक्स्ट एडिटर हो गए, कमिट्स हो गए। गिट के अंदर अगर अब आपको कुछ चेंजेस अगर देखने हो तो वो है कन्फिग। तो गिट के अंदर कन्फिग क्या होती है? सबसे पहले तो अब जैसा हम लोग बनाते हैं, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं हम लोग और 5 जने एक संग मिलके चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो आइडेंटिटी चाहिए, राइट, कि कौन से बंदे ने कौन सी फाइल बदली है। तो वो जो हमारी गिट के अंदर आइडेंटिटी होती है वो भी एक तरीके की कन्फिग होती है। पर सिर्फ और सिर्फ कन्फिग के अंदर आइडेंटिटी नहीं होता। अगर आपको कोई भी सिस्टम वाइड रिलेटेड टेक्नोलॉजी या तो एनवायरनमेंट या तो कुछ भी है कॉन्फ़िगरेशंस, वो सब गिट कन्फिग के थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं तो फिर देख सकते हैं। पर सबसे कॉमन वाली है जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी सबसे पहले ही, वो है नेम और ईमेल। तो गिट के अंदर अगर आपको कुछ भी चीज़ कमिट करनी है या तो ब्रांच के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो आपका नेम और ईमेल होना ज़रूरी है। ओके, अब हमारी जो गिट के अंदर कन्फिग होती है वो 2 टाइप की होती है, या तो वो ग्लोबल होगी या तो वो लोकल होगी। अब गिट की जो ग्लोबल कन्फिग होती है, भले कहने के लिए ग्लोबल है पर वो सिस्टम वाइड नहीं होती है, वो ज़्यादातर यूज़र वाइड होती है। मतलब अगर आप लॉगिन करके कोई दूसरे यूज़र से लॉगिन करोगे तो फिर आपकी वो कन्फिग चली जाएगी, तो फिर उसको हम ग्लोबल कन्फिग क्यों बोलते हैं? तो ग्लोबल कन्फिग का मतलब ये है कि कोई भी एक यूज़र के लिए कोई भी रिपोजिटरी में वो चला जाए, कन्फिग सारी की सारी सेम रहेगी। और लोकल का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई स्पेसिफिक रिपोजिटरी के अंदर वो कन्फिग करते हो तो वो रिपोजिटरी के अंदर आपकी कन्फिग रहेगी सिर्फ और सिर्फ। मतलब अगर आप रिपोजिटरी स्विच करते हो, कोई दूसरे फोल्डर में जाते हो आप, तो आपकी वो कन्फिग काम नहीं करेगी, आपको वापस से कन्फिग करना पड़ेगा। अब गिट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है। सबसे पहला है .git फोल्डर। अब ये .git फोल्डर के अंदर आपको सारी गिट की अलग अलग फाइल्स मिलेगी कि हेड कहाँ पे है, चेंजेस कौन से हुए। ये फाइल आपका जो फोल्डर आपने बनाया उसके अंदर ऑटोमेटिकली बन जाती है और इस फाइल के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना होता है। ये फाइल ज़्यादातर हिडन भी होती है लिनक्स के अंदर, और विंडोज़ के अंदर आपको थोड़ा ऐसा ही हिडन ही रहेगी। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर सारे के सारे चेंजेस स्टोर होते हैं, जो भी आपका जैसा हिस्ट्री बोलते हैं हम जिसे। और दूसरी फाइल होती है गिट इग्नोर फाइल। गिट इग्नोर फाइल का काम क्या होता है कि अगर आप कोई कोड कर रहे हो और कोड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूँ सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज के अंदर मैंने कोई बनाया प्रोग्राम। अब प्रोग्राम बनाने के बाद में उसको जब रन करूँगा तो क्या होगा? एक exe फाइल बनेगी, राइट। अब मुझे अगर कुछ भी चीज़ अपलोड करनी है तो कुछ ऐसी फाइल बन रही हैं जिसको हम बोल सकते हैं कैच फाइल्स, उसको भी मुझे अपलोड नहीं करना है, मुझे खाली क्या अपलोड करना है? मेरा सोर्स कोड। तो ऐसे टाइम पे हम लोग .git ignore फाइल के अंदर हम वो सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो मुझे इग्नोर करनी है। मतलब वो हमें कभी भी रिपोजिटरी के अंदर उसकी हिस्ट्री सेव नहीं करनी है, तो उसको हम बोलते हैं .git ignore फाइल। ओके, तो